की सरकार में यह निकाय चुनाव के नतीजे भी आने लगे हैं। चुनाव गैर दलीय हुए हैं, लेकिन बात का चाहे मेयर की करे या फिर नगर परिषद और नगर पंचायत के अध्यक्ष की या फिर वार्ड की हर सीट के लिए जोरदार मुकाबला देखने को मिला। और हाँ, हर जगह दर्शकों, प्रत्याशियों और समर्थकों ने इस चुनाव के नतीजे देखने के लिए सिर्फ नक्षत्र न्यूज पर ही भरोसा किया। रिपोर्ट देखिए। 48 नगर निकायों में हर मतगणना केंद्र पर सबसे तेज और सबसे सही नतीजे के लिए लोगों की पहली पसंद नक्षत्र न्यूज रहा। आप यहां गोड्डा की मतगणना केंद्र पर देख सकती हैं। प्रत्याशी हो या समर्थक, सबकी नजरें सिर्फ नक्षत्र न्यूज पर थीं। पाकुड़ नगर परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव में शबरी पाल को जीत हासिल हुई है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सेलिना सुल्तान को 2353 मत से पराजित किया। हर राउंड में शबरी का बक्सा छाप छाया रहा। शबरी पाल पूर्व बीजेपी जिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। इस बार उन्हें किसी पार्टी का समर्थन हासिल नहीं था। पीछे पूरा जनता का हाथ है, तो इसीलिए पूरा जितना भी पाकुड़ वासिया हैं, पूरा पाकुड़ वासियों को हम हर दिल से उन लोगों को मेरे जीत का बधाई दे देते हैं। हमको तो बहुत खुशी हो रहे हैं जो हम जीते हैं। जनता मेरे साथ दिए हैं। जितना भी वोटर है मेरा, पूरा उसको जितना हम वादा करे हैं वो पूरा निभाएंगे हम। जैसे जैसे निकाय चुनाव के रुझान सामने आ रहे हैं, तस्वीर के दो पहलू साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इस बार शहर की सरकार मैया की सरकार है। आधी आबादी को पूरा हक मिला है। 50% रिजर्वेशन का असर नजर आ रहा है। वार्ड में जीतने वालों में हर दूसरा नाम महिला का है। दूसरी बड़ी तस्वीर ओबीसी रिजर्वेशन की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और ट्रिपल टेस्ट के बाद झारखंड के इतिहास में पहली बार ओबीसी समुदाय को निकाय चुनाव में 14% का रिजर्वेशन मिला है। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि नगर पालिका चुनाव में इस बार हम लोग के पक्ष में परिणाम आएगा। थोड़ा इंतजार कर लीजिए। शुरुआती रुझान है। अभी देखते देखते आगे जाइए, हम लोग को अनुरूप वो रिजल्ट आएगा। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पे निकाय चुनाव लड़ रहे थे। पार्टी ने भी कई ऐसे हम लोगों के जो प्रत्याशी हैं उनको समर्थन दिया था। जहाँ जहाँ आदेश हुआ हम लोग प्रचार में भी गए और सबको शुभकामना देते हैं। काउंटिंग शुरू है और ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीत करके आए, इसके लिए हम लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए, समर्थित उम्मीदवार तो जो कोई भी पार्टी का लड़े, चाहे वो बीजेपी से लड़ा हो, चाहे वो आपका आजसू से लड़ा हो, चाहे वो जेडीयू से लड़ा हो, तमाम साथी जीते या हारे सबको इंडिया गठबंधन में आएगा। क्या कि बीजेपी के पास में कोई विजन ही नहीं है। वो सारे लोग तो इसीलिए हमारे ही समर्थित सारे लोग हैं। सारे लोग हमारे साथ में जुटेंगे। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। देखिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मतगणना शुरू हो गई है और कुछ समय के बाद रुझान भी आने लगेंगे। और हमारा मानना है कि झारखंड के जिन 48 नगर निकायों में चुनाव हुए हैं, 3/4 से ज्यादा सीटों पर हम जीतेंगे। यह सरकार ने तो पहली हार मान ली साहब। दलगत आधार पर चुनाव होता था, इन्होंने दलगत आधार हटा दिया और बड़े पैमाने पर धांधली करने के लिए उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराया है, जबकि ये सरकार खुद 2 बार ईवीएम से जीत कर आई है। और जिस तरीके के संकेत मिल रहे थे, कहीं सीसीटीवी कैमरा ऑफ कर दिया गया और कहीं तरह तरह की बातें हो रही थी, तो हमारे कार्यकर्ताओं की कड़ी नजर रहेगी। राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को हमारी चेतावनी है कि काउंटिंग की प्रक्रिया पूरे तरीके से फेयर होनी चाहिए, वरना हमारे कार्यकर्ता आवश्यकता पड़ेगी तो सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे। निकाय चुनाव की अहमियत ये है कि 50% रिजर्वेशन के साथ अब ये तय है कि शहर की सरकार मैया ही चलाएंगी। पहली बार ट्रिपल टेस्ट के बाद 14% ओबीसी रिजर्वेशन से पिछड़े समुदाय की भागीदारी निकायों में बढ़ेगी। निकाय चुनाव पूरा होने के इंतजार में वित्त आयोग का निर्देशित 2100 करोड़ का फंड अब जल्द रिलीज होने की संभावना है। साथ ही हाई कोर्ट की रोक हटने के बाद अब सपनों के घर के लिए बालू सस्ता होने की उम्मीद है। गोड्डा से प्रिंस यादव और पाकुड़ से नंद किशोर मंडल के साथ राजेश कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची।
चलिए, तो अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। शोभा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इसके अलावा स्वामी दिव्यज्ञान जी जुड़े हैं और अजय जी जुड़े हुए हैं। अजय जी, देखिए, हम चर्चा तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे चुनाव में आपको क्या ऐसा अलग लगा जिससे लगा कि नहीं, वाकई में ये चुनाव ठीक है और कुछ इसमें और ज़रूरत संशोधन की, कुछ ठीक करने की है, संभावनाएं हैं? देखिए, लोकतंत्र में हमेशा बदलाव की ज़रूरत होती है। हमेशा आदमी को प्रोग्रेसिव सोचना चाहिए। सोच के कैसे डेवलपमेंट करे, वोटिंग सिस्टम को कैसे दुरुस्त करे, इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए और होनी भी चाहिए। दूसरी बात, शोभा जी कुछ दिन पहले कह रही थी ना कि ट्रेनिंग नहीं दिया गया। जो पार्टी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, वो बोल रही थी हमारे वोटर्स का गए इलेक्शन मोड में 24 घंटा जो रहती है पार्टी, उनके कार्यकर्ता अगर वोटर को ये नहीं बता सकते हैं कि कैसे वोट डाला जाएगा बैलेट पेपर से जी, तो इन सब बातों को तो छोड़ दिए। मेरा दूसरा चीज कहना कि अब शहर की सरकार बनने की तैयारी चल रही है, हमारी प्राथमिकताएं क्या होगी जी। बीजेपी के लोग भी बताए कि हमारी प्राथमिकताएं क्या होगी, अगर मेयर हो या कांग्रेस हो या जिसकी भी मेयर बनते, वो प्राथमिकताएं क्या तय किए हैं, शहर का विकास कैसे होगा, इस पर इनको बात रखनी चाहिए। मैंने कहा कि आप देखिए, अभी सिटी बस की चर्चा हो रही थी। रांची में आपके पास कोई ऐसी सार्वजनिक क्षेत्र की व्यवस्था नहीं है कि अगर आपको अभी रातू रोड से हाईकोर्ट तक जाना, पब्लिक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम पूरी तरह से फेल है। बिल्कुल। सिटी बसें चलती थी, वो पूरी तरह से बंद हो गई हैं। तो इन सब व्यवस्थाओं पर चर्चा। पेयजल की समस्या 25 साल हो गए झारखंड को बने हुए, पेयजल की समस्या आज का 10 का 10 बना हुआ है। जहां शोभा जी रहते हैं उनसे 500 मीटर आगे जाइएगा तो नल नहीं मिलेगा आपको। पानी की समस्या भी आ रहा है ना, मार्च के बाद देखिए लोग कहाँ। अरे मेरी सरकार, मैं बेसिक चीज की बात कर रहा हूँ, आप इस पर बोलिए ना कि हम नगर निगम में आएंगे। नहीं, जरूर अरे आएंगे तो हमेशा किए। तो आपका हमेशा से मेयर रही है, शुरुआत से, जब से आप सरकार बनी ना 2000 से आप ही के मेयर प्रत्याशी रहे हैं और हमेशा से आपकी नगर निगम में सरकार रही है। मेयर जो रही हैं आशा लकड़ा जी, लगातार काम शोभा जी पहले थोड़ा सुनने का पेशेंस कीजिए। जल्दी मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आपको पानी का जरूरत नहीं पड़ती है क्या रांची के शहरवासियों को स्वच्छ जब उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी आपकी नहीं है? आपने कहाँ एजेंडे में तय किया? कहा आपने जब बीजेपी चुनाव लड़ाई बोलती कि मैं एक भी व्यक्ति को प्यासा नहीं रहने दूंगा, एक भी ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम को दुरुस्त, एक का तो पब्लिक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम को मजबूत करूंगा, जो भाड़ा कचहरी से हाईकोर्ट तक 10 रुपया जो बस में भाड़ा फिक्स है वो यथावत बस चलेगी। तो आपने तो उन सब सिस्टमों को कलेक्ट कर दिया। 90 बसें आई थी सिटी में चलाने के लिए, आज मुश्किल से 5 बसें चल रही है। ये सब आपकी सरकार की देन रही है। आपके नगर निगम में जो मेयर रहे, डिप्टी मेयर, उनका देन रहा है कि पूरी सफाई व्यवस्था चरमरा गई है शहर की, पेयजल की समस्या चरमरा गई है, स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई है, कहीं पर छिड़काव नहीं होता, डीडीटी हो चाहे तो डेंगू का हो। तो इन सब चीजों पर चर्चा करने के लिए अगर हम नई सरकार इन सब उम्मीद रखते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि आप भी चैनल के माध्यम से बोलिए कि कोई भी जब बने, हमारी प्राथमिकताएं क्या होगी, प्राथमिकताओं पर चर्चा करेंगे, नागरिक सुविधाओं पर चर्चा करेंगे। अरे इलेक्शन खत्म हो गया, इलेक्शन जब तक था हम आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, लेकिन अब इलेक्शन का काउंटिंग का जो भी शपथ लेगा, हमारी प्राथमिकताएं क्या होगी, इन पर चर्चा करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं और हम लोग भी मानते हैं इस बात को और लेके चलते हैं कि मेयर चुनाव या वार्ड पार्षद चुनाव जो भी जीत रहे हैं वो क्या करेंगे। सबसे पहले तो उनको है कि शहर में सफाई, कचरा प्रबंधन और उसके बाद डिजिटल सेवाएं जो नगर निगम को देना। हम लोग तो हमेशा आगे की बात करते हैं, हम लोग आगे की बात करते हैं, आप हमेशा पीछे मोड़ के पीछे खींच के लाते हैं। ये बैलेट पेपर चुनाव कराते हैं, बैलेट पेपर पे चुनाव, देश कहां से कहां चला गया और बैलेट पेपर में चुनाव करा रहे हैं। ये मंशा देखिए इनकी मुख्यमंत्री आखिर में ईवीएम से चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री बने, फिर भी इनको विश्वास क्यों नहीं हुआ? इनकी मंशा क्या थी? इनकी मंशा क्या थी? हम तो लगातार भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता की सुविधाएं, सड़कों की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था, मच्छर से मुक्ति, चाहे
यहाँ के पानी की व्यवस्था लगातार वो काम करती रही है। आप अपना मंशा बताइए, आपकी सरकार लगातार बाधित करती रही नगर निगम चुनाव में, आपकी सरकार लगातार बाधित करती है। जब कोर्ट का फटकार लगा तब आप चुनाव करवाते हैं, तो आम जनता की सुविधाओं के बारे में। अरे सर हो गया, अब गिनती हो रही है, तो बताए ना, तो ये शोभा जी कह देंगी, हो जाएगा तमाम चीजें, हो जाएगा। तो ये तो बोला 2008 में जो संजीव विजय जबर की सभा में डिबेट में था, बताइए ना, इतना उन्होंने कहा था कि आपने क्यों 3 साल के अंदर पूरे शहर में पानी नगर निगम चुनाव में इतना बाधित क्यों किया? अरे जहाँ ख्याल है बीजेपी का, चुनाव नहीं कराना चाह रहे थे, आप तो चुनाव नहीं कराना चाह रहे थे, यहाँ मोहल्ले की सरकार को सुविधा, आप तो चुनाव नहीं कराना चाह रहे थे। चले ठीक है, सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, ठीक है सर, आपको विश्वास पे स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वामी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए कि रांची राजधानी में रहते हुए आखिर में यहाँ की जनता क्यों प्यासी है? अरे आपको बताना, नगर निगम का काम है स्वच्छ पेयजल व्यवस्था करना। चले ठीक है स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे थे। स्वामी जी, आज चुनाव हो रहा है और आज चुनाव परिणाम आ रहे हैं, आज मुख्य चर्चा इस पर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इनसे भाई साहब से ये पूछिए कि भाई ये बताइए कि कम्युनिस्ट कितने नगर निकाय में जीत पाएंगे, अच्छा स्पेसिफिक। और शोभा जी से ये पूछा जाए कि इतना तामझाम राष्ट्रीय महामंत्री आए, रघुवर दास कैंपेनिंग किए, 4 पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री को तो लंबी लाइन, जैसे इन लोगों ने जो चुनाव लड़ा ये स्थानीय बेसिस पर चुनाव लड़ा, आपस में अलग अलग होकर चुनाव लड़ा। वो एक कंबाइंड पार्टी होकर चुनाव लड़े तो हजारीबाग, धनबाद, गढ़वा, मेदिनीनगर कहाँ इतना दुर्दशा क्यों है? ठीक है, ये 2 प्रश्न दोनों से मेरे तरफ से पूछ दीजिए। चलिए, ये सवाल हम रहेगा अजय जी से भी, शोभा जी से भी, और हम जब चर्चा कर रहे हैं बहुत लोग हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी देख रहे हैं और उनका हम कमेंट्स भी देखते हैं। बहुत लोग आंकड़ा पूछ रहे हैं, धनबाद का हो, बोकारो का 25 नंबर, धनबाद का 29, धनबाद का 52, धनबाद का 15, 47, रांची के। हम लगातार उन दर्शकों को भी बताते हैं कि भाई आप टीवी स्क्रीन पर नज़र बनाए रखिए, हम ग्राफिक्स के जरिए भी वो हम नंबर्स बता रहे हैं कि किन किन जगहों पे अब तस्वीरें क्लियर हो गई है, किन किन जगहों पर कौन से उम्मीदवार को प्रमाण पत्र मिल गए हैं, वो हम लगातार अपडेट बता रहे हैं। और चाहे पाकुड़ हो, धनबाद हो, रांची हो, बोकारो, हर जगह पे हम लगातार तस्वीरें बता रहे हैं। लेकिन अजय जी, एक महत्वपूर्ण चीज़ है, चैनल पर है। रांची की अगर देखें तो रांची में लबोलुबाब तो लड़ाई तो आर पार, जेएमएम भी अपना उम्मीदवार दिया, लेकिन लबोलुबाब अगर देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी में स्थितियां जो है 1-2 वाली फाइट रही, और अब तक जो रुझान है वो बीजेपी ही सुबह से आगे चल रही है। और रांची के डीसी जब बात कर रहे थे नक्षत्र न्यूज़ से, उन्होंने कहा कि संभवतः आज पूरा नहीं होगा, कल तक ये रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर यही स्थिति रहती है तो जेएमएम के लिए तो एक बड़ा झटका हो जाएगा ना यहाँ पे, जेएमएम और कांग्रेस के लिए। भाई आपके राजधानी में ही बीजेपी ने मात दे दिया। देखिए, आपने देखा होगा हमेशा से लगातार 96 से शहर में बीजेपी के हम एमएलए एमपी जीतते आए हैं। यहाँ लगातार बीच में एमपी में चेंज होता रहा, लेकिन शहर में विधायक जब भी रहे तो रहे हैं। इसको मानने की आप हम नहीं कह सकते, इसको नकार नहीं सकते। लेकिन आपने कहा कि एक आरजेडी भी चुनाव में है, कांग्रेस भी चुनाव में है, बिल्कुल, और आपका जेएमएम भी चुनाव में है। तो इसका असर दिख रहा है। इसका असर ये दिख रहा है कि वोटों का जब चेंजेस हुआ, मतलब कहीं ना कहीं अपने अपने लोगों को वोट देने के लिए निकल रहे हैं। तो ये एलायंस तो नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि इसको राजनीतिकरण उसी उद्देश्य से रखें कि अगर हम पॉलिटिकल पार्टी से दायरे में चुनाव होती तब हम इसको कहते कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी की नीतिगत हार है। लेकिन जब अगर आप कोई सरकार व्यक्तिगत नहीं, पॉलिटिकल इसलिए कनेक्शन हो रहा है ना सर, वोट से एक दिन पहले मैया सम्मान का पैसा चला जाना, एक प्रत्याशी धनबाद में थे उनको पार्टी में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में शामिल करवाना, ये सब इंडिकेशन देता है ना सर। 4 मंत्री प्रचार करना। आप सही बात बोल रही सुमन जी, आप मैं कितनी भी बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर अभी मेयर का चुनाव का जब घोषणा होगा ना तो बीजेपी का नहीं लिखाएगा कि बीजेपी का मेयर है, नहीं लिखाएगा। ये जब इलेक्शन कमीशन में ही होगा कि निर्दलीय लिखाया जाएगा, बिना दलीय का,
बीजेपी का अपना आधिकारिक लेटर जारी आधिकारिक नहीं होगा। तो इसीलिए एक सैद्धांतिक उसमें जनता को डिसाइड करने दिया जाए कि जनता ये तय करती है कि हम किसके साथ जा रहे हैं, पॉलिसी के साथ जाती है कि जनता किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। तो इस बात को मानना चाहिए। हाँ, नुकसान होता है, पॉलिटिकली नुकसान जरूर होता है थोड़ा बहुत, हाँ। लेकिन जब हम अलायंस की बात नहीं, सभी ने अपनी ताकत को झोंका है, बिल्कुल सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी पार्टी का अपना ताकत को झोंका है, और वो अपनी देखने की ताकत कि हम क्या कर सकते हैं। पिछले बार भी जेएमएम ने देखा, आपने 50,000 से ऊपर वोट लेकर। ठीक, अजय जी एक सेकंड रोक रहे हैं। रांची निर्वाचन आयोग से बड़ी जानकारी आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि लगातार रांची में अगर तस्वीरें देखें तो कई वार्ड के अभी तक रिजल्ट नहीं आए, और हमसे लगातार दर्शक पूछ रहे हैं कि भाई रांची का 50 नंबर वार्ड का क्या स्थिति है, वो भी हम लगातार बता रहे हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। एक शोभा जी, एक महत्वपूर्ण चीज़ है, देखिए प्राथमिकताएं तो बतानी पड़ेगी तमाम लोगों को, चाहे आपके उम्मीदवार हों, समर्थित हों, चाहे फिर कांग्रेस पार्टी को हो, जेएमएम के हों, या फिर आरजेडी को हो, किसी भी पार्टी को हो। और ये समझना पड़ेगा कि भाई आप कोई ऐसा तो है नहीं कि लोकल हमने कह दिया, शहर कह दिया कि शहर की सरकार है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपके एक डिसीजन से पूरा राजधानी रुक जाएगी, आपके एक डिसीजन से राजधानी साफ सुथरा हो सकता है। यहाँ पे ज़मीन वाली समस्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे लोग बाहर से आना नहीं चाहते, अगर कुछ ख़रीदना हो ज़मीन। यहाँ पे हमने देखा रांची रिम्स के बगल में बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई थी, और वहाँ के एक व्यक्ति रोकर नक्षत्र के कैमरा पे कह रहा था कि सर हमने तो तमाम प्रोसीजर को पास करवाया, पेपर दिखाया, नगर निगम के प्रशासक ने कहा, तमाम चीज़ें की है। इस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक पहले बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। और यहाँ पे रोक रहे हैं, देखिए रांची निर्वाचन आयोग के पास महिलाओं ने हंगामा किया, वो तस्वीर आपको दिखा देते हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा देते हैं। दरअसल यहाँ वार्ड 25 की प्रत्याशी ममता देवी के समर्थक पहुंचे और काउंटिंग में उलटफेर का आरोप लगाया है। वार्ड 25 की ये तस्वीरें हैं, प्रत्याशी ममता देवी के समर्थक पहुंचे हैं और उलटफेर का आरोप लगाया। वार्ड 25 के प्रत्याशी ने निर्वाचन आयोग को ज्ञापन भी सौंपा, मामले की जांच कराने की मांग की। इसके बाद निर्वाचन आयोग के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो बड़ी जानकारी, ये तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, अभी की तस्वीरें हैं जहां पर हंगामा देखने को मिला। निर्वाचन आयोग के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई, पुलिस टीम को बढ़ाया गया, वहां पे पहुंचे हुए थे। अब शोभा जी देखिए, अब तस्वीरें दिखा दिए हैं और ये बड़ी जानकारी रांची के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन हम वही चर्चा कर रहे हैं कि अभी रांची रिम्स का ही मामला है, बगल में जब बिल्डिंगें तोड़ी जा रही थी और जब नगर निगम के आयुक्त से पूछा हमारे सहयोगी ने, तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, अतिक्रमण है इसलिए तोड़ा जा रहा है हाईकोर्ट के आदेश के ऊपर। भाई आपको उस समय क्यों नहीं दिखा जब वो बिल्डिंग बन रहा था, नक्शा आपने पास किया, इतने दिन से टैक्स ले रहे थे, पानी का सप्लाई, बिजली का सप्लाई, तमाम चीज़ें तो कानूनन रूप से हुई होगी वहाँ पे। ऐसा तो हुआ नहीं कि अपने मर्जी से सब कुछ हो गया। और 8-9 माले का बिल्डिंग था, करोड़ों रुपए उस व्यक्ति ने लगा दिया, रो रहा था कैमरे पे कि सर पूरे जीवन भर की हमने कमाई लगा दी, घर ज़मीन बेचकर, हमने गांव की ज़मीन बेचकर यहाँ बनाया, अब देखिए हर कोई हाथ खड़ा कर रहा है। तो वो सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा यहाँ पे, चाहे कोई भी मेयर बने। ये आपने बहुत गंभीर जो है यहाँ की जो अभी हाल में हुआ है, तो गंभीर बातें आपने बताई कि आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग रो रहे थे। तो मुझे लगता है कि नगर निगम को इसको जो है बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। जो हाईकोर्ट तक क्यों कैसे मामला गया, चाहे हाईकोर्ट तक गया, तो जो बेचने वाले जो थे, ये बहुत सारा मामला जो है कि लेने वाले में भी थोड़ा कहीं ना कहीं उनकी कमियां थी पेपर में, या फिर कुछ न कुछ तो है। तो इसको गंभीरता से सोचना चाहिए कि जीवन भर का जो पूंजी लगा के लोग बुजुर्ग हो जाते हैं और लास्ट में जब अंतिम समय आता है तो उनको घर तोड़ दिया जाता है। ये बहुत दुखद है। इस बात से मैं मानती हूँ कि ये बहुत गंभीर समस्या है और गंभीरता से इसको लेना चाहिए सभी पार्टियों को। पार्टी दलगत इससे उठ के लेना चाहिए और इसके लिए खड़ा होना चाहिए कि आखिर में कहाँ मिस्टेक हुआ। वर्षों से 40 साल 50 साल जो रहे हैं, तो क्यों हाईकोर्ट ने उनको ऐसा, मैंने कोर्ट पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन ऐसा कोर्ट ने ऐसा आदेश क्यों दिया, इसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। ये तो नगर निगम के जो आयुक्त हैं उनसे पूछना चाहिए कि आपने कैसे किया ये सब चीजें, या तो टूट रहा है तो उसका जुर्माना भरिए। ठीक है स्वामी जी बोलिए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लॉ है कि आप किसी गलत जमीन को बेच देते हैं, हाँ, तो वो उसके लिए लॉ आपके अगेंस्ट में नहीं है। अच्छा, या लॉ को आपको चेंज करना होगा
अभी रांची का आप जो बिल्डिंग्स को देखिएगा, हाँ। और कुछ दिन के बाद ये मामला उठेगा कि जितने फ्लैट्स हैं सारे के सारे 90%, 80 to 90% फ्लैट बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स के हैं। कैसे भी कहीं बना दिया, आग लग गई। नहीं, उन्होंने नक्शा पास कराया, हाँ। और नक्शा में चेंजेस करके उसको बना दिया, और जो RRDA उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट देता था, हाँ। उसके बगैर उसने बेच दिया, पोसेशन दे दिया। 15 साल 20 साल हो गया। उसके बाद उस बिल्डर पर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जी। और बिल्डर फंडिंग करता है विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज को, इसलिए बच जाता है, तो आम जनता पर परेशान होती है। तो इस पर कानून बनना चाहिए। ये तो एक तरीके से पूरा चैन काम कर रहा है। बिल्कुल, इस चैन को जो तोड़ना चेन पड़ेगा। काम हाँ। कर रहा है, वो चेन में अगर करना है तो उसको वैध कर दीजिए, बिल्डर भी खुश, पब्लिक भी खुश। मान लीजिए कोई आदिवासी हमको जमीन बेच दिया है जी, और हम यहाँ 50 साल से रह रहे हैं, 50 साल पहले उसको हम पैसा दे दिए हैं, हाँ। और वो जमीन पर हम वैधता के साथ उसको पूरा पैसा दिए हैं, वो चीज दिखाते हुए अगर हम सबूत देते हैं तो उस पर कुछ और उसको एक्स्ट्रा मुआवजा दिला करके कम से कम रहने लायक जमीन, जैसे 3 डिसमिल 5 डिसमिल जमीन होता है, इतना पर तो उन लोगों को सहयोग करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ हम आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि जब हम तमाम दर्शकों के कमेंट्स लगातार हम लोगों के डिबेट से जुड़े हुए हैं, अच्छी खासी संख्या में लगातार पूछ रहे हैं कि भाई रांची में इतना धीमा रफ्तार क्यों। देखिए, हम पाकुड़ का देख रहे हैं, वहाँ पे रिजल्ट तमाम फटाफट आए। धनबाद का हम देख रहे हैं, धनबाद के भी कई वार्ड का हमने बताया कि सुबह से जो गिनती परिणाम जारी हुए। बोकारो का हमने बताया, और भी जगह के गोड्डा की तस्वीरें हो, गिरिडीह की हो, हर जगह का। रांची में सबसे ज़्यादा स्लो है, चाहे 50 हो, 46 हो, 42 हो, ये सब वार्ड में बहुत स्लो है। कारण क्या है राजधानी में? स्वामी जी, कहाँ मामला अटक रहा है यहाँ पे? देखिए, चुनाव आयोग ने शो कॉज नोटिस रांची DC को दिया है। इसका अर्थ है कि बहुत तरह की समस्याएं यहाँ हैं, और क्या समस्याएं हैं, मतलब वार्ड का बहुत कम नंबर्स होते हैं, और वहां पे अगर इतना लेट हो जाना गिनती में, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। देखिए, एक चीज हो सकता है कि जो ऑफिशियल्स वहां गए हो वो प्रॉपरली ट्रेंड ना हो। हाँ, एक प्रॉब्लम ये हो सकता है। और जैसे कि ये लोग सरकार के विरोध में बोलेंगे, शोभा जी, हाँ, और सिंह जी बोलेंगे कि नहीं सरकार के पक्ष में। हाँ। लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग का अभाव, जो चुनाव आयोग जिनको रखा है, वहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग का अभाव दिख रहा है। और ट्रांसपोर्ट नगर नया बना हुआ है, हाँ। तो वहाँ सुविधाओं की भी दिक्कत है। और वही अगर 15 में ये चीज होता तो स्लो नहीं होता। तो यहाँ 2-3 ये सब चीजें आएंगी। चलिए, ठीक है सर, एक सेकंड आपको रोक रहे हैं। धनबाद से एक बड़ी जानकारी आ रही है, क्योंकि धनबाद पे भी हम लगातार सुबह से नजर बनाए हुए हैं। हमारे वहाँ पे कई सहयोगी हैं, अमित विश्वकर्मा हो, दिलीप हो, लगातार नजर बनाए हुए हैं। अब मेयर पद के लिए महापौर की बात करें तो पहले राउंड की वोटों की गिनती हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, कई राउंड में गिनती होनी है और कल तक तस्वीरें साफ होगी। पहले राउंड में संजीव सिंह को 15,791 वोट मिले हैं। चंद्रशेखर अग्रवाल को 10,524 वोट मिले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। धनबाद से महापौर के लिए संजीव कुमार को 8,645 वोट मिले हैं। ये भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देते हैं। शमशेर आलम अंसारी को 4,173 वोट मिले हैं। ये धनबाद की तस्वीरें, धनबाद के नंबर्स हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो रवि बुंदेला भी वहाँ से चुनावी मैदान में थे। राहुल चौहान और शमशेर आलम, शांतनु कुमार चंद्रा, शिल्पी शर्मा, संजीव कुमार, ये वो नाम है। संजीव सिंह जो झरिया विधायक के रागिनी सिंह के पति हैं, वो नंबर 1 पे चल रहे हैं। और अच्छा खासा मार्जिन अगर कह सकते हैं, लगभग 5-6 हज़ार वोटों का अंतर है। जो प्रतिद्वंदी हैं उनके दूसरे नंबर पर संजीव सिंह को अभी तक 15,791 वोट मिले हैं, जो अब तक की गिनती हुए। अगर दूसरे संजीव कुमार की बात करें, 8,645 वोट शमशेर आलम को। शमशेर आलम मेरे ख्याल से कांग्रेस समर्थित थे, उनको भी ठीक ठाक वोट मिले, लेकिन ये तीसरे चौथे नंबर पर दिख रहे हैं। तो ये धनबाद के ऊपर सबकी नजरें टिकी हुई थी, और धनबाद को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी दिलचस्पी दिखा रहे थे।
और हमारे सहयोगी दिलीप भी अब जुड़ रहे हैं, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन आपको बड़ी जानकारी बता देते हैं। चंद्रशेखर अग्रवाल, मेरे ख्याल से स्वामी जी यही चंद्रशेखर अग्रवाल जी थे जिनको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शामिल करवाया था। देखिए, जो आपका प्रश्न क्या है, पुनः दोहरा दीजिए। नहीं, ये जो चंद्रशेखर अग्रवाल है, इनको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी में शामिल करवाया था जब नामांकन कर दिया, और उसके बाद वो जेएमएम में शामिल हुए और जेएमएम ने समर्थन दिया उन्हें, लेकिन अब स्थिति ठीक नहीं है वहां पे। देखिए, ये डिपेंड करता है कि फर्स्ट राउंड कहां से इन लोगों ने वोट काउंटिंग शुरू अभी की। बहुत उलटफेर की संभावना है। आप हाँ, मैं आपको बतला देता हूं, यहाँ का मेरे पास बेसिक डेटा है। देखिए, जो इलाका इनका है झरिया बनिया हिल क्षेत्र में, और कुछ जो एंटी धुलू महतो जो क्षेत्र है, जो एंटी धुलू महतो वोट है कतरार क्षेत्र का। हाँ। जो विजय झा और इन लोगों का एक ग्रुप है बीजेपी, लेकिन एंटी धुलू महतो, तो उनके वोटिंग क्षेत्र से अगर ये आएगा, फिर एक इलाका है उधर से छाताबाद इलाका आता है, सिजवा क्षेत्र का इलाका आता है, जहां भदरी चक एक जगह है। तो भदरी चक का वोट अगर पड़ा होगा या झरिया क्षेत्र का वोट पड़ा होगा, वहां पर आपको संजीव सिंह आगे दिखेंगे। धनबाद मनईटाड़ का जो क्षेत्र होगा, बैंक मोड़ का क्षेत्र होगा, और जो चंद्रशेखर अग्रवाल हैं, उनके साथ रघुवर दास के समय में उन्होंने 13,000 महिलाओं को एक एनजीओ के साथ जोड़ा था, और आज भी जुड़े हैं। तो उनका जो बेसिक क्षेत्र आएगा, और फिर एक सिजवा है जो टुंडी विधानसभा का क्षेत्र आता है धनबाद क्षेत्र में, वहां पर चंद्रशेखर अग्रवाल आपको लीड करते हुए नजर आएंगे। एक चीज हम आपसे समझना चाहते हैं, उसके बाद शोभा जी के पास जाएंगे। जब हम झारखंड बीजेपी के कई लीडरों से हमने बातचीत की, कई नेताओं से, तो उन्होंने कहा, हमने पूछा कि भाई झरिया के राजनीत सिंह विधायक हैं, उनके अगर हस्बैंड चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व विधायक वो खुद रह चुके हैं, अगर पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग इंटरनली समर्थन दे रहे हैं। क्या वाकई में ऐसा हुआ है धनबाद में संजीव सिंह को लेकर? देखिए, संजीव सिंह के बारे में देखिए क्या हो रहा है। वर्तमान संगठन मंत्री को, हाँ, और जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं आदेश, हाँ, उनको बेसिक नॉलेज नहीं है, या वो बेसिक नॉलेज रखना नहीं चाहते हैं। वहां डोमिनेंसी दिखती है ढुलू महतो की, हाँ, और सुरेश साहू गिरिडीह वाले की। हाँ। अब यहाँ क्या होता है कि ये लोग एंटी संजीव सिंह है जी, तो स्वाभाविक है कि एंटी संजीव सिंह होंगे तो उनको टिकट कहां से मिलेगा। और चंद्रशेखर अग्रवाल ने पहले नामांकन कर दिया, हाँ, तो मारवाड़ी समाज बिल्कुल हट रहा था उनके पक्ष में, तो दूसरे मारवाड़ी व्यक्ति को टिकट दे दिया गया, संजीव अग्रवाल को। ठीक है। तो ये जो बेसिक कैलकुलेशंस है, वहां पर विशेष लोगों के दबाव में उनको दिया गया विशेष परिस्थिति। ठीक है। शोभा जी समझ लेते। शोभा जी, ऐसा हुआ क्या वाकई में इंटरनली तौर पर संजीव सिंह को समर्थन दिया गया? क्योंकि भाई उनके पत्नी तो विधायक हैं, चाहे बीजेपी तो ऐसे भी खोले तौर पर विरोध नहीं कर सकती। देखिए, ये आप भी जानते हैं कि भाजपा की विधायक है उनकी वाइफ पत्नी, तो ऑटोमेटिक जो उनका वोटर जो होगा, उनकी पत्नी का वोटर होगा, तो वो उनके पति को ही तो करेगा, हाँ, देगा ही, शिफ्ट करेगा, और प्रभावित भी होंगे और उनको देंगे। तो ये आप तो बीजेपी कहीं ना कहीं एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश करे, क्योंकि संजीव सिंह भी जीतेंगे तो आप ही के लीडर होंगे, दूसरे पार्टी में तो जाने वाले हैं नहीं, समर्थन उनका आपको ही हमेशा मिलेगा। देखिए, पार्टी के समर्थन की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि भाई वो पत्नी जब विधायक है, हाँ, और भाजपा से है, तो उनका जो वोट होगा, उनका वोट बैंक है, वो तो आप भी जानते हैं कि पति भी वहाँ बहुत मजबूत है, जब उनका जो है, तो उनको शिफ्ट करेगा ही, तो ऑटोमेटिक वो जीतेंगे। अगर जीतते हैं तो भाजपा कहीं समर्थन माना जाए कि वो नहीं तो कोई और सही, नोटिस का क्या होगा, कोई और नहीं सही तो कोई और सही, वो वाला स्थिति है कि चलो कोई ना कोई तो नोटिस जो किया है, हमने ये नहीं कहा कि भाजपा ने समर्थन दिया। चुनाव के बाद तो सब जीत गए तो हो गया। स्वाभाविक गुण या स्वाभाविक जो नेचर है उस विषय में बात कर रही हूँ। अगर आप घर में पत्नी बैठी हुई है, भाजपा की विधायक है, तो उनसे कार्यकर्ता मिलने आएंगे और वो वोट देने जाएंगे, तो लोक लिहाज से भी उनके पति को ही देंगे। इस बात पे मैं बोल रही हूँ। चलिए अजय जी, आप सहमत है कि भाई कोई और नहीं तो कोई और सही,
भाई उम्मीदवार जीत गए तो ठीक है, नहीं तो विधायक जी के पति तो जीत के आएंगे ही। चित भी मेरी, पट भी मेरी। मतलब फील्डिंग पूरा बीजेपी वाले सेट कर चुके थे सभी लोगों का। सीधी सी बात है, ग्लैमर्स जो था इनका झारखंड में था कि बीजेपी किसी को भी सपोर्ट कर देगी, वो आंख बंद करके वो जीते। चले ठीक है अजय जी 1 मिनट रोक रहे, दिलीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं धनबाद से, उनके पास चलते हैं और वहां से थोड़ा सा स्थिति ले लेते हैं, क्योंकि धनबाद के ऊपर लगातार सबकी नजरें हैं और मेयर पद के लिए जो है पहले राउंड की वोटों की गिनती हो गई है और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कहाँ क्या स्थिति है। हम तमाम जो हमारे दर्शक है जो कमेंट्स कर रहे हैं, स्वामी जी जो कमेंट्स कर रहे हैं वो भी हम लगातार पढ़ रहे हैं। दिलीप हमारे साथ जुड़े हैं। दिलीप, अभी तक क्या कुछ स्थिति है, कितने वोटों की गिनती हो गई है और रद्द वाली भी स्थिति है क्या धनबाद में? देखिए अभी जो मेयर प्रत्याशी के जो रुझान आए हैं उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन किया गया है उसमें 55,000 वोटों की गिनती हुई है। 55,000 ठीक है। टोटल 8,89,000 मतदाता थे धनबाद नगर निगम क्षेत्र में। उसमें समझिए 54% मतदान हुए, उसमें मात्र 55,000 वोटों की ही मेयर प्रत्याशी के लिए गिनती हुई है, जिसमें कि जो झरिया विधायक रागिनी सिंह उनके पति संजीव सिंह जो बीजेपी से बगावत करके कह सकते हैं कि उनका जब नाम मेयर प्रत्याशी के तौर पे बीजेपी ने सजेस्ट नहीं किया था तो वो निर्दलीय चुनाव मैदान में आ गए। उसके बाद अगर फर्स्ट राउंड की गिनती में वो 5,500 से ज़्यादा मतों से आगे हैं अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जो जेएमएम समर्थित उम्मीदवार है चंद्रशेखर अग्रवाल, जो पहले बीजेपी में थे, इस बार उन्होंने बीजेपी छोड़ करके जेएमएम में आया है, वो दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे संजीव अग्रवाल, संजीव कुमार, जिसे बीजेपी ने समर्थित उम्मीदवार बनाया, 8,000 कुछ मत उनको भी प्राप्त हुआ है, तो वो भी तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे कांग्रेस के जो समर्थित प्रत्याशी शमशेर आलम है। देखिए तकनीकी पहलू को समझिए आप, ये कयास लगाए जा रहे थे पूरे चुनाव तक कि चंद्रशेखर अग्रवाल बीजेपी छोड़ करके जेएमएम में आए तो चंद्रशेखर अग्रवाल धनबाद में मेयर भी रहे, तो उनका एक रुतबा और एक पकड़ बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी अच्छा रहा है, 55 वार्ड क्षेत्र में अच्छा रहा। इनका उनको फायदा दिखेगा और हो सकता है कि संजीव कुमार को जो भाजपाई पसंद नहीं कर रहे होंगे, जो गुटबाजी धनबाद में दिख रही थी, उसका बेनिफिट चंद्रशेखर अग्रवाल को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से अचानक टर्नअप दिख रहा है, जिस तरह से संजीव सिंह ने मेहनत की, लोगों के बीच गए, अपनी बातों को रखे, और आज जब पहले राउंड की गिनती शुरू हुई और जब संजीव सिंह को बढ़त मिली, तो ये अब कहे जा रहे हैं उनके समर्थक या जो आंकड़े नए आ रहे हैं, जो राजनीति के जानकार, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के जो वोट थे जो शेखर अग्रवाल के छोड़ने से और संजीव कुमार को प्रत्याशी बनाने से नाराज हुए, उनका टर्नअप शेखर अग्रवाल के तरफ ना होकर के संजीव सिंह के तरफ हो गया, जो फर्स्ट रुझान में दिख रहा है। देखिए तकनीकी बात मैं आपको बताता हूँ, संजीव सिंह को उन इलाकों में बढ़त मिली है जहां पे उनका जनाधार नहीं के बराबर है। बागमारा के 1 नंबर वार्ड, 16 नंबर वार्ड, 7 नंबर वार्ड, 8 नंबर वार्ड, कई ऐसे वार्ड है जिसे बागमारा विधानसभा क्षेत्र में बागमारा के विधायक है शत्रुघ्न महतो, उनके छोटे भाई ढुल्लू महतो सांसद लोकसभा धनबाद के सांसद हैं। तो अगर उन इलाकों से संजीव सिंह को बढ़त मिल रही है, कयास लगाए जा रही थी अगर उनका इलाका, तो जाहिर सी बात वहाँ जो बीजेपी के कोर वोटर हैं या फिर सांसद ढुल्लू महतो से प्रभावित होंगे, विधायक शत्रुघ्न महतो से प्रभावित होंगे, और वो वोट बीजेपी की ओर टर्नअप होगा। लेकिन वो बीजेपी की ओर टर्नअप नहीं हुआ। देखिए ये तकनीकी बात है, अभी कई वार्डों में गिनती होनी बाकी। अगर आप उससे शहर की ओर आए तो शहर का ये कहा जाता है धनबाद में कि धनबाद में बीजेपी किसी को भी टिकट देगी, शहरी वोटर बीजेपी कैंडिडेट को पसंद करेंगे। तो देखिए यहां पे मैं समझाना चाहूंगा, संजीव कुमार बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी हैं, लेकिन संजीव सिंह भी बीजेपी के ही हैं। आज भले वो पार्टी उन्हें 100 कोज नोटिस किया है क्योंकि वो बीजेपी में बहुत दिन से रहे हैं, उनकी पत्नी विधायक हैं अभी झरिया से, और वो भी झरिया से एक और बात है, हम लगातार अभी जब राजनीति करे बीजेपी पार्टी से जुड़े दिलीप, शोभा जी हमारे साथ बैठी हैं, हम इनसे यही सवाल पूछ रहे थे कि जब हमने धनबाद को लेकर कई बीजेपी नेताओं से, कई लोगों से बातचीत की, तो वो कह रहे थे कि भाई वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन हम लोग इंटरनली सपोर्ट कर रहे हैं संजीव सिंह का। क्या शत्रुघ्न महतो या ढुल्लू महतो इंटरनली तौर पे उनका सपोर्ट किया है? कुछ वैसी खबर निकली है क्या धनबाद से? ये बात मतगणना की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जब बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होगी
तब ये कहा जाएगा स्पष्ट रूप से। देखिए, जिस तरह से चुनाव में जब वादे होते हैं, भाषण होते हैं, तो कई आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चलता है। उस दौरान नाम नहीं लिए, लेकिन लोकसभा सांसद जो धनबाद के हैं, खुले तौर पे टारगेट उन्होंने सिंह मेंशन को किया था। तो आप इस बात को समझिए, एक और हम खुली मन से टारगेट करते हैं और दूसरा ये कहेंगे कि मेरे वोटर जा करके आप संजीव सिंह को वोट करें, तो ये दोनों बातें संभव नहीं हो सकती। हो सकता है कि जो भाजपाई हैं उनके अंदर विक्षोभ रहा होगा। जिस तरह से राज सिन्हा की बात की जाए, धनबाद विधायक, या बाघमारा विधायक की बात की जाए, धनबाद लोकसभा के सांसद की बात की जाए, तीन लोगों ने तय जो किया था उसमें संजीव कुमार को प्रत्याशी बनाया। ये अदावत दिखी और इस अदावत के कारण चंद्रशेखर अग्रवाल पार्टी छोड़ करके जेएमएम में चले गए। तो वोटर जो बीजेपी के कोर वोटर है, उनके पास कोई विकल्प नहीं समझ आया कि क्या वो सांसद के साथ रहे, सांसद समर्थित जो प्रत्याशी जिनके लिए प्रचार कर रहे हैं संजीव कुमार, उनके साथ रहे या संजीव सिंह के साथ रहे। लेकिन अभी जिस तरह से आंकड़े सामने आए, पहले राउंड गिनती के थे, तो कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो कोर वोटर थे, जो ये कहा जा रहा था जो संजीव कुमार को वोट करेंगे या फिर वो चंद्रशेखर अग्रवाल को, लेकिन वो लग रहा है कि संजीव सिंह के पक्ष में जा रहा है पूरा समीकरण। चलिए ठीक है दिलीप, नजर बनाए रखिए। तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो हम धनबाद के रिपोर्ट कार्ड को भी हमने दिखाया कि धनबाद में क्या कुछ। अब दुमका के बारे में भी बता देते हैं, क्योंकि लगातार सुबह से नजर बनाए हुए हैं दुमका में क्या कुछ स्थिति है। दुमका के वार्ड नंबर 16 से राजकुमार मोदी की चौथी जीत हुई है। ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें, बेहद महत्वपूर्ण खबर। लगातार चौथी बार जीत का रिकॉर्ड बनाया है, ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें। और आपको बता दें, शहर की सरकार में प्रवीण मेहरिया को पराजित किया है। चौथी बार शानदार जीत के रिकॉर्ड कह सकते हैं। दुमका के वार्ड 16 से राजकुमार मोदी की चौथी जीत। चलिए, तो ये दुमका की तस्वीरें लगातार चौथी बार। अब दुमका के अलावा अलग अलग जगहों के बारे में भी हम बता देते हैं, चाहे वो धनबाद हो, बोकारो है। धनबाद की भी तस्वीरें दिखा देते हैं, धनबाद में क्या कुछ स्थिति है इस बार। ये दुमका का है, दुमका के वार्ड नंबर 16 का, यहाँ पर राजकुमार मोदी की चौथी जीत हुई है वार्ड सदस्य के रूप में। चलिए अब धनबाद की बात कर लेते हैं। दरअसल धनबाद की बात करें तो धनबाद नगर निगम चुनाव की मतगणना में वार्ड संख्या 52 से लक्ष्मी कुमारी ने जीत दर्ज की है। लक्ष्मी कुमारी ने प्रियंका देवी को करारी शिकस्त दी है। तो लगातार 52 नंबर 50 नंबर की चर्चा हो रही थी। वार्ड संख्या 52 से लक्ष्मी कुमारी ने प्रियंका देवी को हराया है। लक्ष्मी कुमारी ने शानदार जीत दर्ज की है। धनबाद के वार्ड नंबर 52 से धनबाद नगर निगम चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई है लगातार। और सुबह से हम लगातार तमाम अलग अलग वार्ड क्षेत्र के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और ये धनबाद के वार्ड संख्या 52 से जहाँ पर लक्ष्मी कुमारी ने जीत दर्ज की है, प्रियंका देवी को चुनावी मैदान में करारी शिकस्त दी। तो ये धनबाद की तस्वीरें और धनबाद के बारे में जानकारी। लोकल सरकार चुन ली गई वार्ड संख्या 52 में। चलिए अब धनबाद के बाद देवघर के बारे में भी बता देते हैं, क्योंकि देवघर के बारे में भी लगातार सुबह से लोग पूछ रहे थे, जो हमारे दर्शक हैं लगातार सवाल पूछ रहे थे कि देवघर में क्या स्थिति है। क्योंकि दुमका और अलग अलग जगहों के बारे में हम ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। देवघर में मेयर पद की प्रत्याशी रीता चौरसिया आगे चल रही है, ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। देवघर में रीता चौरसिया को अब तक 9,900 वोट मिले हैं रीता चौरसिया को। इसके अलावा रवि राउत जो है करीब 2,500 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अभी तक जो रुझान सामने आया, अब लगभग 2.25 घंटे का वक्त बचा है काउंटिंग के लिए। रवि राउत को मात्र 7,500 वोट मिले हैं। 8 बजे तक गिनती होनी है। अगर आज नहीं हो पाया तो अगले दिन होगा। बाबा बालियासे को 3400 वोट मिले हैं देवघर मेयर पद को लेकर। तो ये देवघर की तो तस्वीरें, मेयर पद की प्रत्याशी रीता चौरसिया आगे चल रही हैं। रीता चौरसिया को 9,900 वोट अब तक मिल चुके हैं, जो अहम जानकारी देवघर से। रवि राउत करीब 2,500 वोटों से पीछे चल रहे हैं। उन्हें 7,500 वोट अब तक मिल चुके हैं। रवि राउत को दूसरे नंबर पर चल रहे हैं वो देवघर मेयर पद को लेकर। और कई राउंड में गिनती होनी है। बाबा बालियासे को 3400 वोट मिले हैं, 3,400 तीसरे नंबर पर हैं वो। अच्छा खासा डिफरेंस 2,500 और लगभग एक में लगभग 5,500 का अंतर है देवघर मेयर पद को लेकर।
चलिए, हमारे सहयोगी देवघर से पंकज फोन लाइन पर जुड़े हैं। पंकज, क्या कुछ अपडेट है और कितने वोटों की अभी तक गिनती हो चुकी है? ये यहाँ का अपडेट यही है कि अभी पहले कुछ देर पहले ये सूचना मिला कि यहाँ पे बीजेपी प्रत्याशी, जो बीजेपी के द्वारा जो घोषित प्रत्याशी है रीता चौरसिया, वो 9900 वोट से, और जेएमएम के प्रत्याशी जो घोषित हुए हैं रवि राउत जी, वो अभी 7500 वोट से, यानी कहा जाए तो 2500 वोट से जेएमएम के जो उम्मीदवार हैं, घोषित उम्मीदवार, वो पीछे चल रहे हैं। और यहाँ शांतिपूर्ण व्यवस्था जो है, प्रशासन की चार चौबंद है, गिनती जो बहुत ही स्लो चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि बैलेट पेपर की जो गिनती हो रही है, बहुत ज्यादा ही संख्या में बात करें तो तकरीबन 100 वोट की यदि गिनती होती है, 25 से 30 वोट कैंसिल हो रही है। जी, चलिए ठीक है, नज़र बनाए रखिए। तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देवघर से है। देवघर से ये अपडेट। अब आपको बोकारो के बारे में भी बता देते हैं, ये देवघर के बारे में जानकारी। इसके अलावा बोकारो के चास की भी जानकारी आपको अपडेट दे देते हैं। शहर की सरकार को लेकर लगातार सुबह से रिजल्ट परिणाम सामने आ रहे हैं। चास नगर निगम की बात करें तो दूसरे राउंड का भी रुझान सामने आ गया है, जो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। जमील अख्तर को 8808 वोट अब तक रुझान में मिल चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो भोलू पासवान को 5470 वोट मिले हैं। तो बड़ी खबर, अविनाश कुमार को 4854 वोट मिले हैं अब तक। तीसरे नंबर पर है अविनाश कुमार। चास नगर निगम में दूसरे राउंड का रुझान सामने आया है अब तक, और लंबी गिनती होने वाली है। कल तक मेयर को लेकर स्पष्टीकरण आ जाएगा कि कब तक तस्वीरें साफ होगी। जमील अख्तर को 8808 वोट अब तक मिल चुके हैं। तो भोलू पासवान दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर अविनाश कुमार हैं। चास नगर निगम क्षेत्र का ये परिणाम अब तक जो रुझान सामने आए हैं, और लगातार गिनती की जो प्रक्रिया है वो चल रहा है। और हमारे सहयोगी संजीव जुड़े हुए हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट है अब तक, क्या कुछ आधिकारिक रिकॉर्ड कर रहा है वहाँ का? देखिए, अभी तक का जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार 15 वार्डों की गिनती हो चुकी है। 15 वार्डों के प्रत्याशी और वार्ड पार्षद का जो भी चुने गए हैं उनका मतलब उनको सर्टिफिकेट दे दिया गया है। जहां तक हम महापौर की बात करें तो दूसरे राउंड का भी मतगणना हो गया है, जिसका रिजल्ट आया है। दूसरे राउंड के मतगणना के बाद जो कांग्रेस समर्थक उम्मीदवार है जमील अख्तर, उनको कुल मिलाकर 8808 वोट मिले हैं, जबकि निर्दलीय भोलू पासवान जो दूसरे नंबर पर है उनको 5470 वोट मिले हैं, और भाजपा समर्थित उम्मीदवार अविनाश कुमार को 4854 वोट मिले और वो तीसरे नंबर पे है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों में बराबर की टक्कर चल रही है। हालांकि अभी कुल मिलाकर के 21 वार्डों का अभी गिनती होना बाकी है, और कुल मिलाकर 3 चरणों में अभी और गिनती होना बाकी है। संजीव जी हमारे स्टूडियो में स्वामी दिव्यज्ञान जी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए सर। हाँ, जो किस किस इलाके की यहाँ पर गिनती हो चुकी है? हेलो, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जमील अख्तर की, तो उनका जो वोट बैंक है, जो उनका इलाका है, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, कौन सा इलाका है? जैसे चास बाजार है, चेक पोस्ट है, जोड़ा मंदिर है, धर्मशाला रोड है, किस इलाके की काउंटिंग अभी तक हुई है? अभी जो हुआ है चीरा चास, उसके बाद चीरा चास, कैलाश नगर का कुछ इलाका, भोजपुर कॉलोनी के कुछ इलाके, और भर्रा और सुल्तान नगर के इलाकों का अभी तक जो है वोटों की गिनती हो चुकी है। उसके बाद का जो इलाका है पुराना बाजार, उसके बाद प्रभात कॉलोनी, भगवती कॉलोनी, तारानगर, इन सबों का अभी वोटिंग का गिनती होना अभी बाकी है। जी, आपकी फाइंडिंग क्या है उस क्षेत्र में? जैसे एक विषय वहां पर बड़ा यूजीसी फैक्टर आया था, और वहां चूंकि ओबीसी डोमिनेंट एरिया है, तो अविनाश सिंह के प्रति क्या रुझान देखा गया है ओबीसीज का? देखिए, अब ये तो साफ तौर पे जाहिर है कि यहाँ तक के बाद अब जो मुकाबला होगा वो जिस तरह से रुझान है, उन रुझानों के अनुसार भोलू पासवान और
अविनाश कुमार में लग रहा है कि अब सीधी टक्कर होगी। यहाँ पर जमील अख्तर का कोई भी वर्चस्व नहीं है, उनके वोट बैंक नहीं है। और जहां तक मामला है अविनाश कुमार का, तो उनके समर्थक पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्योंकि अभी उनका वोट बैंक खुलना बाकी है और उनका वोट बैंक खुलने का अब आसार है। और उनके जो समर्थक हो बराबर कह रहे हैं कि अविनाश कुमार लीड ले लेंगे। जी जो परिंदा सिंह की क्या स्थिति है वहां पे? देखिए, परिंदा सिंह का जो वोट बैंक है, पिछली बार भी वो चुनाव लड़ी थी और उनका जो मेन वोट बैंक है वो पुराना बाजार है। हालांकि अभी पुराना बाजार की गिनती अब तीसरे चरण में हो रही है। तीसरे चरण में देखना होगा कि परिंदा सिंह को दादा के नाम पे, कि पुराना बाजार में बहुत पुराने लोग हैं जो और दादा के समर्थक हैं, तो देखना यही होगा कि परिंदा सिंह को पिछली बार की अगर हम बात करें तो परिंदा सिंह को करीब 3,000 साढ़े 3,000 के करीब में मत आए थे। तो इस बार देखना होगा कि पुराना बाजार से उनको कितना मत प्राप्त होता है। चलिए ठीक है संजीव जी, नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो हम लगातार बता रहे हैं ये चास नगर निगम चुनाव को लेकर है, दूसरे राउंड की गिनती और जमील अख्तर अभी पहले नंबर पर हैं। हालांकि संजीव जी बता रहे थे कि अब जो उनका क्षेत्र था वो क्षेत्र अब खत्म हो गया है। अब जो है नंबर 2 और नंबर 3 वाले की लड़ाई 1 में आने की होगी। अजय जी, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे चास नगर निगम को लेकर हो, धनबाद को लेकर हो। धनबाद बेहद, रांची के बाद अगर कहा जाए तो धनबाद पे सबकी नजरें टिकी होती है। वो कोयला नगरी है, कहा जाता है ना कि काला हीरा वहाँ पे है। एकदम सही बात बोला आपने का। 2 ध्रुव को आप एक जगह लाने का प्रयास कर रहे थे। सिंह मेंशन को सीधा आपने का चुनौती दिया था मंच के माध्यम से, और उस एरिया में अगर उनको वोट मिल रहा है तो ये सोचने वाली बात कहीं इंटरनली हो ऐसी पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आजीवन आपने देखा होगा कि BM अग्रवाल, हाँ, जो सबसे पहले कोल ब्लॉक का जो आवंटन था वही सिंह मेंशन वहीं से आए थे। सिंह मेंशन की शुरुआत अग्रवाल ब्रदर्स के साथ मिलकर ही हुआ था, BD अग्रवाल के साथ जी, और उसके बाद सिंह मेंशन का स्थापना हुआ। तो दोनों तो प्रतिनिधि रहे शुरू से। अब वर्चस्व की लड़ाई जब जहाँ चलती है कोयला का, तो हमारे अभी जो कह रहे थे विश्लेषक, ये कभी नहीं हो सकता है कि हाँ, ये राजनीतिक रूप से ये हो सकता है कि बीजेपी जब मजबूर हो जाती है तो लगता है कि जो प्रत्याशी सामने खड़ा है उसके घोड़े पर दाव हम खेल दे, चलो हमारा चित्र। ये माना जाए कि बीजेपी ढुल्लू महतो के दबाव में संजीव सिंह को टिकट नहीं, समर्थन नहीं दिया। एकदम हो सकता है, कोई बड़ी बात हो नहीं सकता है, एकदम हो सकता है। इसीलिए कि राजनीतिक विषाद उनके हमेशा चलिए, दोनों एक दूसरे के प्रतिनिधि रहे, प्रतिनिधि है, प्रतिद्वंदी है, हमेशा रहे हैं। और ये हमेशा आपने देखा कि झड़िया हो, धनबाद की जब वर्चस्व की लड़ाई होती है तो हमेशा ये लोग दूसरे का प्रतिद्वंदी रहे हैं। तो जब प्रतिद्वंदी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो किसको नुकसान होता है, देखने की बात है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण होता है। शोभा जी देखिए, एक बात और आपने एक बात बोला कि वोटिंग काउंटिंग में डिले क्यों हो रहा। मैं इस पर एक कहता हूँ, EVM जब था तो मेयर का अलग वोट देते थे हम और पार्षद का अलग। अभी हमारा जब बैलेट पेपर में गया है तो हम एक साथ दोनों वोट डाले हैं, तो दोनों वोट को सेपरेशन करने में कुछ तो टाइम लगेगा। ठीक, ये मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, होता, लेकिन ये टाइम लगेगा। और एक एक वोट को काउंट करके हर व्यक्ति के लिए देना, पार्षद हो तो सबको देना, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस, इसको शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। शोभा जी देखिए, एक बेहद महत्वपूर्ण, स्वामी जी बहुत पहले ये बात कह रहे थे जब हम लोग पिछले डिबेट में बैठे हुए थे, इस चीज़ को वो हमेशा कह रहे थे कि भाई आदित्य साहू जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी माननीय, और दूसरा जो करमबीर सिंह है, वो चीज़ों को समझ नहीं पाए यहाँ पे, और इस वजह से कई जगह पे क्रॉस वाली स्थिति हुई, और धनबाद में भी यही माना जाए। देखिए, सबसे पहले तो आपको भी समझनी होगी, आप नक्षत्रा टीवी में एंकर के रूप में अभी बोल रहे हैं लोगों के बीच में, और स्वामी जी के मन में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन भाजपा एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। किसी को प्रदेश अध्यक्ष अगर बनाता है एक कार्यकर्ता को, जो कि बूथ लेवल का कार्यकर्ता आदित्य साहू है, आपको भी जानते होंगे, वहां से यहाँ तक आए हैं, तो उनको समझ कैसे नहीं है? उनको तो हर जगह पकड़ है, हर जगह समझ है, हर जाति समाज में लोग उनको ही करता है। तो ये बातें तो बिल्कुल मैं नकारती हूँ, और स्वामी जी को कहती हूँ कि हो सकता है आपसे गलती हो रहा है, ये बातें बंद। दूसरी बात भाजपा, भारतीय जनता पार्टी एक विश्व की बड़ी पार्टी और हर चीज को देख करती है। एक आदमी कोई नहीं है इसमें, कोई एक आदमी डिसीजन नहीं लेता है। हर तरह से सर्वे करवा के, हर तरह से पता करके, यहाँ से प्रदेश से लेके
केंद्र तक जाता है, रिपोर्ट तब जाके किसी, तो आप संगठन मंत्री के बारे में, जहाँ तक स्वामी जी ने कहा, मैं इस बात को बिल्कुल नकारती हूँ उनकी बात को, कि संगठन मंत्री ऐसे नहीं बन जाते हैं। वो बहुत तप के आते हैं और बहुत चीज को देखते हैं, समझते हैं। नए प्रदेश में आके इतना अच्छा से वो काम कर रहे हैं। हम अगर कहीं देखिए, ये तो लोकतंत्र है, वोट की बात जनता की हाथ में है, जनता किसको वोट देती है उससे। नहीं, तो अगर मान लीजिए संगठन के जो अभी है महामंत्री, ये बात ही उन्होंने कहा, स्वामी जी बिल्कुल नकारती हूँ। नहीं, ठीक है, आप नकारिएगा, आप पार्टी के नेता है, लेकिन एक बड़ा सवाल है ना, मेरे ख्याल से करमवीर जी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव हुआ, हार हुई, विधानसभा हुई, हार हुई। अगर इस चुनाव में भी अगर ऐसी स्थिति होती तब तो पुनर्विचार होगा ना उन पे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कह रहे हार हुए। वोट प्रतिशत आप देखेंगे तो हर जगह मोदी जी पे विश्वास लोगों ने जताया, और अभी भी हम आपको कह रहे हैं कि अभी थोड़ा समय आने दीजिए, अभी पूरा काउंटिंग होने दीजिए। काउंटिंग होने के बाद आप देखिएगा कि भाजपा में जो समर्थित उम्मीदवार है भाजपा के या मोदी जी पे जिस तरह लोगों को विश्वास है, फिर हम लोग खरे उतरेंगे। चले ठीक है, स्वामी जी कुछ कर। देखिए, ऐसी बात आपने तो बता दिया, लेकिन जहां पर स्पष्ट मैंने कह दिया गढ़वा, ठीक है ना, स्पष्ट मैंने कह दिया गिरिडीह, और स्पष्ट आप लोग देख रहे हैं धनबाद में, स्पष्ट देख रहे हैं। बिल्कुल, उससे पहले आप देखिएगा ग्राफिक्स को, ठीक है, 14 में से जो सीट 9 आई, उस समय वो नए थे, वो बात मानी जा सकती थी। लेकिन आप देखिएगा कि टेक्निकल तौर पर 51 विधानसभा में भाजपा ने लोकसभा में लीड लिया था। 51 नहीं, 51 वो लोकसभा के 51 में भाजपा ने विधानसभा में लीड लिया था। उसके बाद वो 51 को घटा के ये 21 पर ले आए। अब अगर इसमें भी हो तो दिक्कत है। मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। संक्षेप में सर, और जिस तरह का कार्यक्रम, जिस तरह के लोगों को इन्होंने जिला अध्यक्ष बनाया, जो पिछला जिला अध्यक्ष गुमला का था और वर्तमान अध्यक्ष जिला अध्यक्ष को, संक्षेप में सर, अब समय बस 1 मिनट में मैं कंप्लीट। और आज मेयर चुनाव में भी गलत उम्मीदवार अगर सेलेक्ट कर रहे हैं, तब तो पुनर्विचार होना चाहिए उस पर। चलिए ठीक है सर, शुक्रिया आप तीनों का समय देने के लिए। अब समय इतना इजाजत देता है हमें, और शुक्रिया समय देने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए।